गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट या गमन एवं संचलन से संबंधित है और इसमें अब आज हम देखने वाले हैं जो हमने पेशी की आंतरिक संरचना, कंकाल पेशी की आंतरिक संरचना का लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया है, उसी कंकाल पेशी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से और आगे की संरचनाओं का हम क्या करेंगे। चलो पहले एनसीईआरटी से देख लें इसको। कंकाल पेशी, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझाने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडल से मिलकर बने। पेशी बंडल यहां पर कई सारे हैं और कई सारे जो पेशी बंडल है उन पेशी बंडल से क्या बनी हुई, कंकाल पेशी। तो कंकाल पेशी जो बनी है वो कई सारे पेशी बंडल से निर्मित। चलो आगे देखें इसको। और या पुलिकाओं फेसिकल्स की बनी होती, मतलब पेशी बंडल बोल दें या इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, फेसिकल्स भी बोल सकते हैं। पेशी बंडल या फेसिकल्स बोल सकते हैं जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे होते हैं, जिसे फेसिया कहते हैं। संपट या फेसिया इन्हें नाम दिया। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तरित होता है। पेशी का रेशा किससे आस्तरित रहेगा, किससे घिरा होगा, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होगा। चलो इसको, इसकी संरचना को और हम यहां देखें चित्र के माध्यम से। वैसे हम इसका चित्र देख चुके हैं। ये हमारा पेशी तंतु का क्या है, चित्र। ये चित्र वैसे मैंने बना के आपको बता दिया, फिर भी एक बार हम और समझ लेते हैं। ये है पूरी पेशी और ये है उसकी प्लाज्मा झिल्ली। ये है प्लाज्मा झिल्ली और ये है पूरी पेशी के अंदर एक इकाई जिसे हमने फेसिकल या पुलिका कहा। फेसिकल या पुलिका जो कि बंडल है, पेशियों का बंडल, फेसिकल्स या पुलिका। और ये जो आपस में जुड़ी हुई है ये संयोजी ऊतक से, इन्हें क्या नाम दिया है, संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई। एक बंडल है, दूसरा बंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई सारे क्या है, बंडल। एक फेसिकल्स को हमने खोल के देखा तो उसमें क्या मिले हमको, पेशी तंतु। ये सब जो दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, पेशी तंतु। और एक पेशी तंतु को थोड़ा और बड़ा करके हमने देखा तो सारकोलीमा, सार्कोलीमा जो है ये इसकी झिल्ली है और ये रक्त कोशिकाएं हैं, आर्टरीज और वेन और सिरा। इस तरह से जो चित्र हमारे सामने आया है, किसका चित्र सामने आया है, यह है पेशी का चित्र। तो पेशी के अंदर फेसिकल्स होते हैं और फेसिकल्स के अंदर पेशी तंतु होते हैं और पेशी तंतु के अंदर पाए जाते हैं एक्टिन और मायोसिन दो तंतु। कौन कौन से हैं, एक्टिन व मायोसिन दो तंतु होते हैं इसमें। चलो आगे चलें इसमें। एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, सार्कोलेमा कहा। तो पेशी तंतु जो है या पेशी कोशिका जो है जिस झिल्ली से घिरी है, प्लाज्मा झिल्ली, तो यहां क्या नाम दिया है, सार्कोलेमा कहा। पेशी रेशा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म कई केंद्रक होते हैं, के अंदर कई सारे केंद्रक हैं। बहुकेंद्रकीय है
जिसको हमने नाम दिया था सिंसाइटियम या संकोशिका है। जिसमें जो भरा हुआ द्रव्य है उसको मैंने बोला है पेशी द्रव्य या सार्कोप्लाज्म। अंतः प्रद्रव्य जालिका ER अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार ग्रह। तो मैंने बताया कि ER को यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। तो कैल्शियम आयनों का क्या है भंडार, ये संचित रखती है कैल्शियम आयन को। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति। और इसमें समांतर क्रम में कई सारे तंतु जुड़े होते हैं और जिसे पेशी तंतु या मायोफिलामेंट्स, पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। पेशी तंतुक या पेशी तंतु मायोफिलामेंट नाम दिया है एक्टिन और मायोसिन, इसकी है। और इन्हीं एक्टिन और मायोसिन के कारण इन पे धारियां नजर आती है। क्या नजर आएंगे? धारियां। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट्टे बैंड होते हैं। कल बताया था मैंने, अभी और जानकारी लेंगे, थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें गहरे और हल्के रंग के पट्टे होते हैं, बैंड्स होते हैं। पेशी रेशक के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन, इसमें दो प्रमुख प्रोटीन है, एक है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार से क्या रहते हैं? वितरित रहते हैं, ये बिखरे हुए रहते हैं और इन्हीं के कारण सारा काम चलता है। यहाँ हल्के बैंड में एक्टिन होता है, हल्का बैंड जिसे आई बैंड कहा है, हल्का बैंड आई बैंड, और समदेशिक बैंड कहते हैं, इसे ही आइसोट्रोपिक बैंड या समदेशिक बैंड के। जबकि गहरे बैंड को ए बैंड या विषमदेशिक बैंड कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। तो ए बैंड में मायोसिन होगा और आई बैंड में क्या होगा? एक। और दोनों प्रोटीन, तो थोड़ा आगे बढ़ा रहे इसको, दोनों प्रोटीन छड़ीनुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशक अनुदैर्ध्य अक्ष में भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले और मोटे तंतु, ये जो है प्रोटीन छड़ीनुमा संरचना के हैं। पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य रखे होते हैं, जैसे पेशी रेशा इस तरह है तो ऐसे रखे होंगे, अनुदैर्ध्य दिशा में रखे होंगे। इस तरह से समांतर क्रम में नहीं है, कैसे? अनुदैर्ध्य दिशा में क्या होंगे? रखे होंगे। और एक्टिन तंतु थोड़ा सा पतला है, किसकी तुलना में? मायोसिन। पतले और मोटू पतलू हो गया है, यहाँ पर मोटू है मायोसिन, पतलू है यहाँ पर एक। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड लाइन कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से सरदृढ़ता से जुड़े होते हैं। जेड रेखा से पतले तंतु, जो जेड रेखा है उससे ये कौन जुड़े होंगे? एक्टिन जुड़े होंगे। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, पतली और रेशेदार झिल्ली एम रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग संकुचन कार्य इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहा जाता है। जैसा कल मैंने बताया था इसके बारे में, आज और ये डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। जो यहाँ लिखा गया है इसको एक बार और फिर कल मैंने समझा दिया था कल के लेक्चर में, आज हम एक बार फिर इसकी संरचना को समझ। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों
और के मोटे तंतुओं के बीच भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित हो। ये सब भाषाएं लिखी यहां पर। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता, एच क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला जाता है? एच क्षेत्र कहलाता है। ये जो भाषा लिखी है, इस भाषा को फिर से मैं वहां समझाऊंगा आपको चित्र के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या है सार्कोमियर। इन सारी चीजों को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब चित्र के माध्यम से फिर से समझाता हूं आपको कि पेशी की संरचना किस प्रकार से होती है व्यवस्थित। ये देखते हैं हम। यह है पेशी। ये क्या है? पेशी। और इस पेशी पर यह है हल्के यहां पर लाइट और डार्क, ये डार्क बैंड है। ये सभी डार्क बैंड। ये डार्क बैंड है और इनके बीच में ये वाला हिस्सा जो है वो लाइट बैंड। डार्क बैंड और लाइट बैंड अल्टरनेट चलते रहते हैं पेशी में। अनुदैर्ध्य दिशा में चलेंगे। पेशी अगर इस दिशा में है, ये उसके परपेंडिकुलर इस तरह से ये रखे होते हैं। इनकी संरचनाओं को, इस एक बैंड को मैं यहां खोल के दिखा रहा हूं, जैसे इसको यहां से और यहां, मतलब इस वाली संरचना को मैं यहां ला रहा हूं इधर। तो ये है हमारी एम लाइन। हम आ जाते हैं एम लाइन पर। ये है हमारी एम लाइन, ठीक है। और इस एम लाइन से ये जुड़ा हुआ है मायोसिन तंतु। मोटे तंतु, मायोसिन। ये है मोटे तंतु, मायोसिन तंतु। ये है यहां पर एम लाइन को मैंने क्या नाम दिया है? एम लाइन। और इस एम लाइन से पतली झिल्ली से, इस पतली झिल्ली से जुड़े हुए हैं ये एक्टिन तंतु। क्या जुड़े हुए हैं? ये एक्टिन तंतु। ये जो मायोसिन तंतु जुड़े हैं एम लाइन से, मोटे तंतु मायोसिन तंतु। अब इधर बना लेते हैं हम जेड लाइन। ये है हमारी जेड लाइन। इधर भी ये बनाई मैंने जेड लाइन। ये दोनों है जेड लाइन, को मैंने नाम दिया जेड लाइन। इसको भी मैंने नाम दिया जेड लाइन। एम लाइन, जेड लाइन। अब इसमें यहां लगा दिया मैंने एक्टिन तंतु। ये रहा एक, ये है एक्टिन तंतु। ये क्या है? एक्टिन तंतु हमारे पास। यहां और ऊपर बना लेते हैं एक एक्टिन तंतु। यहां भी ऊपर बना लेते हैं और एक एक्टिन तंतु। ठीक है, ये एक्टिन तंतु है। अब हम यहां नाम देने वाले हैं, दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी को हम कहते हैं सार्कोमी।
यहां से यहां तक की दूरी को मैं नाम देता हूं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या कहा है? सार्कोमियर। ये वाला जो है दो एक्टिन तंतु के बीच की दूरी को हम कहते हैं एच जोन। ये है हमारी एच जोन। तो एक्टिन तंतु के बीच की जो दूरी कहलाती है उसी को हम कहते हैं एच जोन। ये है हमारी यहां से लगाकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं ए बैंड। क्या नाम दिया है? ए बैंड। पूरे मायोसिन तंतु की दूरी को ए बैंड, दो एक्टिन तंतु के बीच की दूरी को यहां पर एम लाइन पर क्या कहला जाता है? एच जोन। और इधर से फिर आएगा हमारा अगला, यहां फिर एक मायोसिन तंतु आएगा। ये आया इधर से मायोसिन तंतु, क्योंकि समांतर क्रम में से जुड़े होते एक के बाद एक। तो ये जो मायोसिन तंतु इधर से आया, दो जो मायोसिन तंतुओं के बीच की दूरी है यहां से लगाकर यहां तक, इसे कहा जाता है आई बैंड। ये है आई बैंड, ये ए बैंड, ये आई बैंड। फिर पुनः यहां से चालू, चूंकि ये आ गया मायोसिन तंतु, यहां से पुनः चालू हो गया कौन सा बैंड? ऐसे आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड चलते रहेंगे समांतर क्रम में। इसके एक पेशी के अंदर इसी क्रम में चलता रहेगा एक सिलसिला। इधर भी जो आएगा वो कौन सा बैंड रहेगा? आई बैंड रहेगा, क्योंकि तो यहां भी मायोसिन तंतु आएगा। देख लेते हैं, यहां भी एक क्या आएगा? मायोसिन तंतु। यहां भी आने वाला मायोसिन, यहां भी मायोसिन, यहां भी मायोसिन। और ये इन दोनों के बीच की दूरी को फिर क्या बोल देते हैं? आई बैंड। तो ध्यान रखना, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, इसी क्रम में ये सिलसिला चलता रहेगा। ये है हमारा सफेद रंग का जो है, इसे हमने नाम दिया है एक्टिन। इसे क्या नाम दिया है? एक्टिन प्रोटीन या तंतु। और ये वाला जो हमारा है, इसे मैंने नाम दिया है मायोसिन। तो इस पेशी तंतु के अंदर एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक्टिन पतला तंतु है और मायोसिन मोटा तंतु। मोटू पतलू की यहाँ जोड़ी है। मोटू है मायोसिन, एक्टिन क्या है? पतलू। तो पतला तंतु एक्टिन है, दोनों प्रोटीन है, संकुचनशील प्रोटीन है। और इस तरह से इनकी क्या जमी अवस्था। तो इस पेशी की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या नाम दिया है? सार्कोमियर। ए बैंड जो है वो गहरा है। कैसा है ये? गहरा है। गहरा इसलिए है ए बैंड क्योंकि इसमें मोटा तंतु कौन है? एक्टिन, सॉरी मायोसिन। और आई बैंड क्या है? हल्का। हल्का इसलिए आई बैंड है क्योंकि यहां पर केवल और केवल कौन है? एक्टिन तंतु। एक्टिन तंतु होने के कारण ये हल्का है, आई बैंड। और ए बैंड में मायोसिन तंतु है, मोटा तंतु है, ये कैसा है? एक्टिन तंतु पतला, मायोसिन तंतु मोटा। दो जेड लाइन के बीच की को सार्कोमियर कहा जाता है। मायोसिन तंतु किससे जुड़ा है? एम लाइन से। एक्टिन तंतु किससे जुड़ा है? जेड लाइन से। ए बैंड किसको कहा है? तो पूरे मायोसिन की लंबाई को क्या नाम दिया है? ए बैंड। आई बैंड किसको बोला है? तो दो मायोसिन तंतु के सिरों के बीच की दूरी को क्या कहा है? आई बैंड कहा है। एच जोन किसको कहा? तो दो एक्टिन तंतु के सिरों को के बीच की दूरी को क्या कहा है?
एच जो, ये पूरी की पूरी संरचना को मैंने आपको समझाया है। ये पूरी की पूरी जो संरचना थी, ये पूरी संरचना किस, एक्टिन और मायोसिन तंतु जो पेशी में जुड़े हुए हैं, उन्हीं की यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिन और मायोसिन तंतु की संरचना या संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर अब हम देखने वाले हैं। और संकुचनशील प्रोटीन की संरचना या स्ट्रक्चरल प्रोटीन की संरचना की अगर हम बात करें यहां पर, तो दो हमारे पास संकुचनशील प्रोटीन है। पहला प्रोटीन है एक्टिन और दूसरा प्रोटीन है मायोसिन। तो अभी हम देख रहे हैं पहला प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन या तंतु, प्रोटीन। चलो इसकी संरचना को समझते हैं, एक्टिन प्रोटीन। तो इस एक्टिन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यह होता है पतला तंतु। तंतु कैसा है? पतला। पतला तंतु है, पहली बात करें। मोटा नहीं है, तंतु कैसा है? पतला, एक्टिन। दूसरी बात करें तो ये जेड लाइन से जुड़ा होता है। जेड लाइन से जुड़ा होता है। जेड लाइन से जुड़ा होता है, पतला तंतु होता है, और इसमें तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं इस एक्टिन प्रोटीन में। तीन प्रकार के प्रोटीन में अगर हम बात करें तो पहला हमारा प्रोटीन है यहां पर एफ एक्टिन। दूसरा है ट्रोपो मायोसिन और तीसरा है ट्रोपोनिन। तो यहां से एक बात स्पष्ट है कि इस एक्टिन प्रोटीन में तीन प्रकार के प्रोटीन रखे गए हैं। एफ एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब इसकी संरचना समझ लेते हैं और इन प्रोटीन की व्यवस्थाओं को देख लेते हैं किस प्रकार से है ये यहां पर। तो ये जो है हमारा एफ एक्टिन, इसमें समझेगा यहां से इसकी संरचना। इस तरह से रॉड नुमा है हमारा ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ये जो अभी हमने देखा है ट्रोपोमायोसिन है, और इसी के साथ साथ लगा हुआ इस तरह से हमारा है ये इस तरह की संरचना है, हेलिकल संरचना है। यहां पर यह संरचना कैसी है? हेलिकल संरचना है।
ये जो है इस पर कहीं कहीं पर निश्चित अंतराल पर लगे होते हैं हमारे ट्रोपोनिन। ये तीन की व्यवस्था है, ये संरचना है एक्टिन की। एक्टिन तंतु में तीन प्रकार के प्रोटीन है, वो तीनों प्रोटीन अलग अलग कलर से मैंने यहाँ इंडिकेट किए हैं। तो ये सबसे पहला जो प्रोटीन है ये कौन सा है? एफ एक्टिन, जिसकी एकलक इकाई ये ग्लोबुलर है, यह है एफ एक्टिन। यहां से देखें, यह है एफ एक्टिन। और ये एफ एक्टिन जो है, इसमें ये गोले गोले दिख रहे हैं, ये एफ एक्टिन बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई है जी ग्लोबुलर एक्टिन। एकलक इकाई है जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन। ये एक गोले को कहा है जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन, और पूरे को कहा है एफ एक्टिन। ये सर्पिलाकार, ऐसे आकार में है, सर्पिलाकार बिल्कुल होते हैं, हेलिकल शेप में सर्पिलाकार अवस्था में जुड़े होते हैं। और ये दो होते हैं, संख्या में कितने हैं? ये दो है। एफ एक्टिन संख्या में कितने हैं? दो, जो एक दूसरे में कैसे चलते हैं, जैसे सांप एक दूसरे में उलझ गए हो, ऐसे सर्पिलाकार के होते हैं एफ एक्टिन। संख्या में कितने हैं? दो, जिसकी एकलक इकाई है जी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। इसी के एफ एक्टिन के समांतर ये जो सफेद रंग का दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन की संख्या भी कितनी है? दो। ट्रोपोमायोसिन दो होते हैं, और ये भी इसी के समांतर क्रम में चलते हैं एफ एक्टिन के। तो एफ एक्टिन के समांतर क्रम में चलने वाला कौन है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। और तीसरा प्रोटीन अगर हम देखें तो कौन सा है? ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर एक निश्चित अंतराल पर क्या होता है? जुड़ा हुआ। एक अंतराल क्या होता है? निश्चित। एक निश्चित अंतराल पर ये ट्रोपोनिन इससे जुड़ा होता है। और जब विश्राम अवस्था होती है तो ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन से जुड़ने से रोकता है। इस एक्टिन तंतु को मायोसिन तंतु से विश्राम अवस्था में जुड़ने से कौन रोकेगा? ये रहा हमारा ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोजोनिन है, ये प्रोटीन जटिल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ये जटिल प्रोटीन। और ये जो जटिल प्रोटीन ट्रोपोनिन है, ये जटिल प्रोटीन एक्टिन तंतु को मायोसिन तंतु से जुड़ने से क्या करेगा? रोकेगा। मास्किंग इफेक्ट दिखाता है। और जब पेशी संकुचन होगा तब ये जुड़ने देगा, तब ये रोकेगा नहीं। तो वो प्रक्रिया है, हम आगे समझेंगे। तो ये जो पूरी संरचना हमारी थी, ये किसकी थी? एक्टिन प्रोटीन या तंतु की। चलो अब चलते हैं अगली संरचना की तरफ, वो है मायोसिन की संरचना। ये एक्टिन की संरचना समझी हमने, अब हम देख रहे हैं मायोसिन तंतु की संरचना। मायोसिन प्रोटीन या तंतु। और मैंने बताया मोटू पतलू की जोड़ी है ये, और ये जो हमारा तंतु है ये मोटा तंतु है। मायोसिन तंतु कैसा है? मोटा। और एक्टिन तंतु पतला, पतलू, और ये मोटू। तो मायोसिन तंतु जो है वो आकार में कैसा होगा? मोटा तंतु। दूसरी बात करें, ये एक प्रकार का मायोसिन
जटिल जटिल प्रोटीन है या बहुलक है? बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई मेरोमायोसिन। मायोसिन एक बहुलक प्रोटीन है और मेरोमायोसिन इसकी एकलक इकाई है, जो एकलक प्रोटीन है। तो बहुलक प्रोटीन मेरोमायोसिन मायोसिन और एकलक प्रोटीन है मेरोमायोसिन। और मेरोमायोसिन मायोसिन तंतु में अगर हम बात करें तो इसकी पहले संरचना देख लेते हैं, फिर इसमें और आगे बात करेंगे। ये इसकी संरचना है यहां पर। ये मेरोमायोसिन तंतु की संरचना। इसी में एक और ले लेते हैं यहीं पर। ये रही संरचना इसकी। ये इसकी इस तरह से क्या है संरचना। इस तरह से इसकी क्या है संरचना। अब इस पे देखते हैं, ये लगा यहाँ पर एक साइड और एक साइड ये है, तो ऊपर साइड लगी हुई है, फिर इसके ऊपर साइड में यहां पर भी। तो टोटल इसमें 4 साइड्स हैं। अब इन पे क्या है ये समझ लेते हैं इसकी संरचना को हम। ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एक्टिन से बंध स्थल, और ये है एटीपी बंध स्थल। इसके संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में ये वाली भाग को कहा जाता है क्रॉस भुजा, और ये वाली भाग को कहा जाता है पूंछ। क्या नाम दिया है? पूंछ। और ये वाली है, इसको कहा गया है सिर, और इसको छोटी भुजा। अब इसकी संरचना को समझते हैं यहां से। बहुत आसान सी बात है यहां पर जो आपको समझना है। इस मायोसिन तंतु जो कि बहुलक है, इसकी एकलक इकाई क्या है? मेरोमायोसिन। और ये इसकी एकलक इकाई मेरोमायोसिन का यहाँ पर हमने क्या बनाया है? चित्र। क्योंकि एक समझ लेंगे तो बाकी सब ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? बहुलक। तो एकलक एक कड़ी समझ ले, पूरी चेन समझ में आ जाती है यहां से। मेरोमायोसिन की संरचना में 2 भाग है यहां पर। एक है भारी भाग और दूसरा है हल्का भाग। और भारी भाग की बात करें तो हेवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन के नाम से जाना जाता है। और भारी भाग में आते हैं 2, सिर और छोटी भुजा। कौन कराएंगे यहां पर? सिर व छोटी भुजा। और हल्के भाग में आएगी केवल पूंछ। ये एक संरचना किसकी है?
मेरोमायोसिन की। और मेरोमायोसिन एकलक इकाई है मायोसिन की, और एकलक एक कड़ी समझ गए तो पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी यहां से। और जो ये मेरोमायोसिन है एक एकलक इकाई है। इस मेरोमायोसिन में दो भाग होते हैं, एक भारी भाग और एक हल्का भाग। भारी भाग में आते हैं सिर और छोटी भुजा, और सिर और छोटी भुजा मिलकर बनाते हैं क्या, क्रास भुजा। इसको क्या बोला जाता है, क्रास भुजा, क्योंकि ये इस मायोसिन तंतु से कहां उठी हुई है, ऊपर। इस रेगुलर इंटरवल्स पर ये क्रास भुजाएं कहां आती है, बाहर। ये पूरा तंतु है कौन, मायोसिन तंतु, और इसमें ये रेगुलर इंटरवल पर कौन बाहर निकली होती है, क्रॉस भुजा। क्रॉस भुजाएं ऐसी भुजा कहां निकली होती है, बाहर। रेगुलर इंटरवल्स पर क्या होती है, बाहर निकली होती है। तो क्रॉस भुजा में दो संरचनाएं आती है, सिर और छोटी भुजा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, भारी भाग। हल्के भाग में क्या है, पूंछ। लाइट मेरोमायोसिन और हेवी मेरोमायोसिन। और ध्यान रखना इस सिर में दो साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहां से ये एक्टिन से जुड़ता है। मायोसिन तंतु किससे जुड़ेगा, एक्टिन से। कहां से, सिर में इस एक्टिन बंधक स्थल पर। और साथ ही साथ यहां मिलता है एटीपी बंध स्थल, यहां आकर एटीपी जुड़ती है। एटीपी ऊर्जा का क्या है, खजाना। और ऊर्जा इसको चाहिए, क्यों चाहिए ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा की सहायता से ही तो ये पेशियों का संकुचन और शिथिलन कर पाएगा। और यहां ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण एंजाइम भी है, एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम भी किस में मिलता है, सिर में। और ये एंजाइम एटीपी को क्या करता है, तोड़ता है। तो जब हम पेशी संकुचन समझेंगे अगले लेक्चर में, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये एटीपीएज एंजाइम एटीपी को तोड़ता है, कैसे ऊर्जा को मुक्त करता है। क्योंकि ऊर्जा को मुक्त करने का काम भी कौन करेगा, एटीपीएज एंजाइम। तो यह संरचना किसकी थी, मायोसिन प्रोटीन की। मायोसिन प्रोटीन जो है मोटा है कि पतला है, मोटा तंतु है। एकलक इकाई है कि बहुलक इकाई, बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई मेरोमायोसिन है। दो भाग है मेरोमायोसिन में, भारी भाग सिर और छोटी भुजा से बना, हल्का भाग केवल पूंछ से बना। सिर और छोटी भुजाएं उससे निकलकर बाहर आ जाती, जिसे कहा जाता है क्रॉस भुजा। और ये क्रॉस भुजाएं मायोसिन तंतु पर एक रेगुलर इंटरवल पर लगी होती है, इस तरह से एक निश्चित दूरी पर लगी होती है। बस यही पूरी सारी संरचना है। सिर में दो बंद स्थल है, दो बाइंडिंग साइट से, एक एक्टिन जुड़ेगा और एक एटीपी आकर जुड़ेगा। एटीपीएज एंजाइम भी कहां उपस्थित है, सिर में। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा क्या हुआ है, समाप्त। अब इसके बाद हम अगला लेक्चर जो देखेंगे उसमें पेशी संकुचन की क्रियाविधि समझेंगे, इस प्रकार से पेशी का संकुचन और शिथिलन होता है। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू सभी को।